विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और जिसका आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का अर्थ है किसी भी भाषण या लेख में प्रारंभिक या परिचयात्मक कथन। प्रत्येक संविधान की अपनी सामान्यतः प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा उस संविधान के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्रकट किया जाता है और इसके द्वारा संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है, ताकि जब संविधान का क्रियान्वयन हो और उसका पालन किया जाए तो संविधान निर्माताओं की जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, उनकी जो मूल भावना है, उन्हें ध्यान में रखा जाए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को बाद में 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब हम पढ़ लें इन शब्दों का अलग अलग अर्थ समझ लें, या हम इसको कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य तत्व कौन कौन से। इसमें सबसे पहला है कि हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अमेरिका और आयरलैंड के संविधान की प्रस्तावनाओं की ओर संकेत करते हैं, उनका स्मरण दिलाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग आज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये वाक्यांश जो हैं वो 3 बातों की ओर संकेत करते हैं। सबसे पहला है कि जो भारत की संप्रभुता जो है वो अंततः भारत की जनता में निहित है। दूसरी बात यह है कि संविधान निर्माताओं में जो है, हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरी बात यह है कि जो स्वतंत्र भारत का ये जो संविधान है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 की भांति किसी विशेष विदेशी सत्ता का उपहार नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसे भारतीयों ने स्वयं अपने लिए बनाया है, या इसका निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा किया गया है और इस प्रकार से ये भारतीयों का अपने आप को प्रदान किया गया उपहार है। हम भारत के लोग शब्दावली जो है उसका एक और अर्थ है कि हम जो है, इसका एक और अर्थ है कि हम सब भारत के लोग हैं और भारतीय संविधान को भारत के सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। इसका निर्माण किसी राज्य के द्वारा या अनेक राज्यों की जनता के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। और इसमें जो है कहा गया है कि इस प्रकार से इसमें इस बात की ओर संकेत किया गया कि भारत की एक ही एकल नागरिकता है और वो है भारतीय नागरिकता।
और भारत के किसी भी राज्य को या राज्यों के समूह को इस संविधान का अंत करने का अधिकार नहीं है। साथ ही इस संघ से उन्हें अलग होने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य संविधान के द्वारा घोषित किया गया है। यदि हम राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि राजनीतिक समाज की वह सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर आंतरिक दृष्टि से और बाहरी दृष्टि से कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, वह किसी शक्ति के दबाव में रहकर कार्य नहीं करती है, वह अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, सर्वोच्च होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संप्रभुता के दो अर्थ हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की जो शक्ति है या किसी राज्य का जो है अपने कोई भी राज्य जो है वो उसका जितने भी क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण है उस क्षेत्र में वह अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग बिना किसी दबाव के या हस्तक्षेप के या बिना किसी नियंत्रण के करती है। दूसरा बाहरी संप्रभुता का अर्थ है कि बाहर की किसी सत्ता का जो है राज्य के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है या उसका कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भारत को संप्रभु घोषित किया गया तो इसका मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को भारत को जो है भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो जाती है और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन जाता है और उस पर आंतरिक दृष्टि से या बाहरी दृष्टि से किसी अन्य सत्ता का नियंत्रण नहीं है या उसके दबाव में कार्य नहीं कर रहा है। इसके बाद जो है तीसरा तत्व है समाजवादी। देखिए, जब संविधान सभा में विचार विमर्श हो रहा था उस समय कुछ संविधान निर्माताओं के द्वारा ये विचार रखा गया था कि भारत को जो है एक समाजवादी राज्य बनाया जाए, लेकिन कुछ सदस्यों संविधान सभा के ही कुछ सदस्यों के द्वारा उसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि यदि हम इसमें प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ते हैं तो भारत जो है विचारधारा की दृष्टि से किसी एक विचारधारा के साथ बन जाएगा, जो कि उचित नहीं है। लेकिन बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रेरणा से जो है राष्ट्र हित में जो है इस शब्द को बाद में जोड़ दिया गया, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है जो भारतीय संविधान के जो आर्थिक तत्व और जो सामाजिक तत्व हैं उन्हें और भी स्पष्टता प्राप्त हुई और वो और भी मजबूत हुए और इससे हम कह सकते हैं कि इसकी उन्नति के लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझ लें। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है न किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करता है और इस प्रकार धर्म की दृष्टि से वह निरपेक्ष होता है, तटस्थ होता है और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं या सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि भारत राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। ये किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, किसी धर्म का प्रचार नहीं करता है, किसी धर्म को जो है त्यागने की बात नहीं करता है या किसी धर्म को मानने के लिए विवश नहीं करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने, उसको बढ़ावा देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धर्म की दृष्टि से भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है
हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से जो है कोई उत्पात मचाता है, तब ऐसी दृष्टि या समाज को कोई हानि पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके धर्म के ऊपर जो है प्रतिबंध जरूर लगाए जा सकते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्षता के बाद हम कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है, लोकतंत्र की जो श्रेष्ठ परिभाषा है वो है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। भारत में भी जो है संविधान के द्वारा लोकतंत्र राज्य भारत को घोषित किया गया है, अर्थात भारत का शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है। लोकतंत्र एक राजनीतिक अवधारणा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक सामाजिक अवधारणा भी है। लोकतंत्र जीवन का एक समग्र दर्शन है और व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा और समानता और विधि के शासन की मांग करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अगला है गणराज्य। विद्यार्थियों, गणराज्य वह राज्य होता है जिसका अध्यक्ष वंशानुगत आधार पर पद प्राप्त करता है, जैसे कि ब्रिटेन का सम्राट। लेकिन भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। इसका मतलब है कि भारत राज्य का मुखिया या जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत आधार पर पद प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि निर्वाचन के आधार पर अपना पद प्राप्त करेगा। जो राज्य का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा। नेक्स्ट है न्याय। न्याय की हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। देखिए, यदि न्याय ना हो तो उसके अभाव में हम कह सकते हैं जो स्वतंत्रता और समानता के आदर्श जो हैं वो कैसे होंगे, बेमायनी हो जाएंगे। न्याय के द्वारा व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों हितों में समन्वय स्थापित किया जाता है। संविधान के द्वारा व्यक्ति को तीनों प्रकार के न्याय की प्राप्ति की गई है। प्राप्त कराने की बात की, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय के तीन पक्ष बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले हम समझ लें कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि मानव के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक मानव का जो है किसी अन्य मानव के द्वारा प्रत्येक मानव के मध्य जो है सामाजिक आधार पर जो है समान व्यवहार किया जाए। जात समाज में मानवों के मध्य जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, सबको समान माना जाए। दूसरा है कि आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक कल्पना मात्र है। और आर्थिक न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति के मध्य आर्थिक आधार पर राज्य के द्वारा कोई भेदभाव न किया जाए। उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं वो उनका समाज हित में प्रयोग किया जाए। उत्पादन और वितरण के साधनों का समाज हित में प्रयोग किया जाए और साधन संपन्न लोगों के द्वारा साधनहीन लोगों का किसी प्रकार शोषण न किया जाए। यही यानी आर्थिक आधार पर व्यक्ति के मध्य कोई भेदभाव न किया जाए। आर्थिक स्थिति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, यही न्याय है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान रूप से
और स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया गया है और सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी पद पर निर्वाचित होने के योग्य माना गया है या निर्वाचित होने की स्वतंत्रता प्रदान, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक न्याय लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के दो अर्थ हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में दोनों स्वतंत्रताओं को प्रदान किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की निरंकुशता के ऊपर नियंत्रण रखते हुए उन परिस्थितियों के अस्तित्व की मांग की जाती है जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छी प्रकार से कर सके और व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपने विचारों और कार्य को जो है उसे मूर्त रूप दे सके। हम कह सकते हैं कि इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है विभिन्न स्वतंत्रताओं के माध्यम से व्यक्ति को उसके विकास की अवसर प्रदान किए गए हैं और 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उन्हें संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है समानता। समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्ति सामाजिक शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से समान होते हैं। समानता संविधान में समानता का अर्थ ये है कि समान स्थिति और अवसर में सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। यद्यपि व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सामाजिक अवसर की दृष्टि से समान सामाजिक स्थिति और अवसर में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति के मध्य जो है जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया है, जिसमें व्यक्ति को कानूनी दृष्टि से समान माना गया है। नौकरियों में उन्हें समानता प्रदान की गई है। जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया है और उपाधियां प्रदान करने की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उन्हें समाप्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता का अर्थ है कि सभी भारतीयों को स्नेह के एकता के सूत्र में बांधा जाए। संविधान में ये शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है और हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो स्वतंत्र पैदा हुए हैं। प्रतिष्ठा और अवसर के अधिकार समान रूप से उसे प्राप्त है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इसी के अनुरूप वह सभी व्यक्तियों के साथ बंधुता का व्यवहार करेगा। अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में एकता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए
1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो विघटन राज्य के विघटनकारी तत्व हैं उनके ऊपर रोक लगाने की दृष्टि से ही ये शब्द जोड़ा गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश हित में नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और व्यक्ति की गरिमा, संविधान के द्वारा व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का विश्वास दिलाया गया है और संविधान में सभी नागरिकों को समान रूप से हम कह सकते हैं कि इसी के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, उन्हें स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार से सैद्धांतिकता और वैधानिकता में समन्वय स्थापित किया गया।